अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग कॉन्टीजेंसी टेबल एनालिसिस के ऊपर डिस्कशन करेंगे और लास्ट टाइम हम लोगों ने अनइक्वल एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज के बारे में पढ़ा था कि अनइक्वल एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज किस तरह से कैलकुलेट की जाती हैं। तो हमारे पास इक्वल एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज और अनइक्वल एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज के डाटा में बहुत डिफरेंस होता है कि जब हम लोग इक्वल एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज निकालते हैं तो हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती है, हम सिर्फ ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी की बेस के ऊपर इक्वल फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन जब हम अनइक्वल की तरफ जाते हैं तो हम लोगों को प्रॉपर क्लासिफिकेशंस चाहिए होती हैं, ठीक है, और साथ में उनकी परसेंटेजेस भी चाहिए होती हैं। उन परसेंटेजेस को हम मल्टीप्लाई करते हैं टोटल ऑब्जर्व्ड फ्रिक्वेंसी के साथ और हर वैल्यू के लिए हमारे पास एक एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी आ जाती है। अब हम लोग कंटीजेंसी टेबल एनालिसिस की तरफ जा रहे हैं। कंटीजेंसी टेबल हम लोगों ने चैप्टर 4 में भी पढ़ा था लास्ट सेमेस्टर, और अब हम लोग इसको दोबारा इसकी एप्लीकेशन जो है वो काई स्क्वायर के अंदर देखते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। तो बेसिकली कंटीजेंसी टेबल हमारे पास किस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है? टू ट्रेट्स या करेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज, उनके रिलेशनशिप को बेसिकली एनालाइज कर रहा होता है। और हर ऑब्जर्वेशन जो है वो दो क्राइटेरियाज के ऊपर क्लासिफाई की जाती है। हमारे पास नेक्स्ट जो हाइपोथेसिस प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम है। सेकंड, हम लोग काई स्क्वायर इसमें किस तरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि काई स्क्वायर हमें रिलेशनशिप को टेस्ट करने में मदद करता है बिटवीन टू नॉमिनल स्केल वेरिएबल्स। ठीक है, नॉमिनल स्केल में आपके पास डाटा किस तरह का होता है, जो क्लासिफाइड डाटा होता है लेकिन उसमें नेचुरल ऑर्डरिंग मौजूद नहीं होती है, तो ये नॉमिनल स्केल डाटा होता है। हम एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी, बल्कि हम लोग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसमें, तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज -1 इन टू नंबर ऑफ कॉलम्स -1, इस तरीके से हम लोग जो है वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने इक्वल और अनइक्वल एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो क्लासिफिकेशन की बेस पे किया था, विच इज़ K-1। और अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कंटीजेंसी टेबल के लिए हम नंबर ऑफ रोज -1 इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स -1 की बेस पे करेंगे। देन एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी हम कैसे कंप्यूट करेंगे? रो टोटल इंटू कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। हमने रो टोटल को मल्टीप्लाई करना है कॉलम टोटल से एंड डिवाइड करना है ग्रैंड टोटल से, तो हमारी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास इसकी एग्जांपल गिवन है। The Federal Correction Agency is investigating the question, does a male released from a federal prison make a different adjustment to the civilian life if he return to his hometown or if he goes elsewhere to live? अब यहाँ पर उन्होंने एक क्वेश्चन पोज किया कि एक मेल प्रिजनर जो है वो प्रिजन से जब रिलीज होगा तो वो सिविलियन लाइफ में एडजस्ट कर पाएगा अगर वो वापस अपने होम टाउन जाता है, या वो कहीं और रहना प्रेफर करेगा। अब इस क्वेश्चन को उन्होंने एक और तरह से पोर्ट्रे किया है। इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन एडजस्टमेंट टू सिविलियन लाइफ एंड द प्लेस ऑफ रेजिडेंस आफ्टर रिलीज फ्रॉम द प्रिजन? तो हम लोग यहाँ पर रिलेशनशिप किन दोनों चीज़ों के ऊपर फाइंड करना चाह रहे हैं? एक है एडजस्टमेंट टू द सिविलियन लाइफ, यानी ऑब्वियसली वो एक लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजन में रह के वापस आ रहा है, तो उसको सिविलियन लाइफ में एडजस्ट करने में कोई टाइम लगेगा या नहीं। एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस, और जो उसकी चॉइस होगी रेजिडेंस के लिए कि वो अपने होम टाउन जाना चाहता है या कहीं और रहना चाहता है, तो इन दोनों चीज़ों में कोई रिलेशनशिप मौजूद है या नहीं। तो हम ये देखेंगे। यूज द 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% है। ओके, यहाँ पर हमारी एग्जाम्पल और डाटा गिवन है। The agency psychologists interviewed 200 randomly selected former prisoners. Using a series of questions, the psychologists classified the adjustment of each individual to civilian life as outstanding, good, fair, or unsatisfactory. The classification for 200 former prisons were tailed as follow. Joseph Camden, for example, returned to his hometown and has shown outstanding adjustment to the civilian life. His case is one of the 27 tallies इन द अपर लेफ्ट बॉक्स सर्कल। देखें, इसमें यहाँ पर उन्होंने जो क्वेश्चन किए उसकी बेस पे उन्होंने यहाँ पर ये टेली बार्स लगाई हुई हैं और फिर उसकी बेस पे उन्होंने ये सारा डाटा डेवलप किया है।
तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये बेसिकली इंटरव्यू से ली गई है, यानी इंटरव्यूज में इन चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और फिर जो हर प्रिजनर्स की रिस्पांस होगा उसको उन्होंने यहाँ पर टैलीबार में लिखा हुआ है कि कितने लोग जो थे वो होम टाउन जाना जिन्होंने पसंद किया और सिविलियन लाइफ में बहुत अच्छी तरह एडजस्ट हो गए, जिसमें से जोसेफ कैमडन भी है और वो इसी कैटेगरी में लाया कर रहा है। नॉट होम टाउन यानी इसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो अपने होम टाउन वापस ही नहीं गए, कुछ का जो एक्सपीरियंस था वो गुड था और कुछ का फेयर और देन कुछ का अनसेटिस्फैक्ट्री था। तो ये सारा डाटा आपको यहाँ पर कंटीजेंसी टेबल में गिवन है। अब आपने रोज का टोटल करना है और कॉलम्स का टोटल करना है, ठीक है। जब आप रोज का टोटल कर लेंगे और कॉलम्स का टोटल कर लेंगे तो आपने इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में और डिवाइड कर देना है आपने ग्रैंड टोटल के साथ, तो आपके पास जो है वो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। अब हम देखते हैं इसको, हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर्मल जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का प्रोसीजर है। स्टेप 1 में हमने स्टेट करना है नल एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो इसमें हमारे पास एज नॉट बनेगा, देयर इज अ नो रिलेशनशिप बिटवीन एडजस्टमेंट इन द सिविलियन लाइफ एंड वेयर द इंडिविजुअल लिव्स आफ्टर बीइंग रिलीज फ्रॉम द प्रिजन। तो ये कह रहे हैं कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इन दोनों चीज़ों में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, कि जो प्रिजनर है वो प्रिजनर की जो एडजस्टमेंट टू द सिविलियन लाइफ है और उसकी जो प्लेस ऑफ रेजिडेंस है, दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है। जबकि H1 में हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एडजस्टमेंट टू द सिविलियन लाइफ एंड वेयर द इंडिविजुअल लिव्स आफ्टर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द प्रिजन। सो देन स्टेप 2 में हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है विच इज़ 1%। स्टेप 3 में हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक बतानी है। देखिए टेस्ट स्टैटिस्टिक का वही फॉर्मूला है, काई स्क्वायर का समेशन एफ ओ माइनस एफ ई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ ई। तो ये काई स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला। देन डिसीजन रूल as it is, reject H naught if calculated chi-square is greater than the critical chi-square। ठीक है, तो ये आपके पास कैलकुलेटेड का फॉर्मूला आ गया, ये क्रिटिकल का आ गया। अब देखें यहाँ पर आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है, 2 - 1 एंड 4 - 1। तो आपके पास क्या था, नंबर ऑफ रोज -1 इनटू नंबर ऑफ रोज, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम्स -1। तो आपके पास 4 कॉलम्स थे, ठीक है। The first one was outstanding, then good, fair and unsatisfactory। और यहाँ पर आपके पास 2 रोज थी, एक में होम टाउन था और एक में नॉट होम टाउन था। तो इसकी बेस पे हम लोगों ने ये वैल्यू निकाल ली, क्रिटिकल वैल्यू विच इज 11.345। अब यहाँ पर देखें, ये बारी बारी इन्होंने एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट की है। देखिए उन्होंने लिखा हुआ है साथ आउटस्टैंडिंग में, देखिए हमारे पास ये जो आपके पास ये वैल्यूज जो आ रही हैं, टोटल आ रहे हैं एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी के, ये सेम आ रहे हैं। यानी देखिए यहाँ पर भी 40 है, यहाँ पर भी 40 है, 50 एंड 50, 60 एंड 60, 50 एंड 50। तो आप ये हमेशा आपके इक्वल ही आएंगे, ठीक है। अब इधर उन्होंने हर वैल्यू के लिए एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी जो है वो फाइंड आउट की हुई है। यहाँ पर आपके पास जो फॉर्मूला यूज हुआ है वो है 120 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 200, ठीक है। अगर मैं लास्ट कॉलम पे जाऊं जहाँ पर हमारे पास टोटल हुआ है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो ये वाला कॉलम था, इसका जो कॉलम का टोटल था, लेट मी टेक द एनोटेशन टूल फिर आपको इजीली समझ आए। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है वो टोटल ऑफ कॉलम, ठीक है, विच इज़ 120 एंड टोटल ऑफ रो दैट इज़ 50। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे ग्रैंड टोटल के साथ, ठीक है। नेक्स्ट जब हम लोग निकालेंगे ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, अब ये सेकंड रो जब हम लेंगे तो इसमें हमारे पास रो का टोटल तो सेम रहेगा, यानी रो का टोटल ये आएगा, ठीक है, और कॉलम का टोटल हमारे पास ये आ जाएगा। और देन हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों वैल्यूज को, और डिवाइड किससे करना है, इस 200 से, ग्रैंड टोटल से। तो इसी तरह बारी बारी हम इन सब वैल्यूज के लिए एफ ई निकाल लेंगे।
यानी अगर मैं इस वाले कॉलम की बात करूं तो इसमें हमारे पास यहाँ पर जो ये फर्स्ट कॉलम है इसकी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी कैसे निकलेगी, हम कहेंगे 40 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 200। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट वाले इधर एफ ई की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड के लिए जब हम 13 के लिए करेंगे तो हम लोगों ने क्या करना है, 40 यानी रो का टोटल इंटू 80 डिवाइडेड बाय 200। तो ये हमारे पास इस वाले सेल का ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। तो इसी तरह हमने बारी बारी इसकी भी निकालनी है और इसकी भी निकालनी है। तो हम लोगों के पास ये एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी की कैलकुलेशन इस तरह से होगी। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जहां हमने इसको छोड़ा था। ठीक है, यहाँ पर देखें, अब हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब हमने इनका टोटल कर लेना है, यानी हमें एक ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी चाहिए फॉर काई स्क्वायर फार्मूला और एक ही एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी चाहिए, यानी हर होम टाउन के लिए भी और नॉट होम टाउन के लिए भी। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर जो भी एफ नॉट गिवन है उनको हम ऐड कर लेंगे और जो एफ ई गिवन है उनको हम ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास ये एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज आ जाएंगी। ओके, यहाँ पर हम लोग जब देखिए हमने कौन कौन सी वैल्यूज़ को ऐड करने में आप लोगों को बताती हूँ। आप लोगों ने ख्याल रखना है कि हमने ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी को, हम सब इन ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 120 आंसर आएगा। देन हम लोगों ने क्या करना है, हमने सब इन एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज को फिर ऐड करना है। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा और फिर हमने नीचे भी इसी तरह ही ऐड करना है और हमारे पास ये दोनों का आंसर 80 आ रहा है और देन हमारे पास ये टोटल आंसर आ गया। एंड यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि मस्ट बी इक्वल, तो आपके पास ये वैल्यूज जो हैं वो इक्वल आनी चाहिए इन कॉलम्स की ऐड करने के बाद। तो हम लोगों की यहाँ तक तो इसकी कैलकुलेशन हो गई है। अब हम लोग इसको काय के फॉर्मूला में पुट करते हैं। सो यहाँ पर उन्होंने हर टेबल के लिए अलग अलग काई स्क्वायर के फॉर्मूला में इन्होंने पुट किया हुआ है। तो आपके पास ये देखिए फॉर्मूला क्या था काई स्क्वायर का, एफ ओ माइनस एफ ई डिवाइड होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ ई। तो यहाँ पर हम लोग बारी बारी वैल्यूज पुट कर लेंगे, ये जो हमारे पास गिवन है। ठीक है, और हमारा एट द एंड जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5.729। आपकी मर्जी है, आप इसको इस तरह से लेके चलें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर ये मतलब ये डिफरेंट क्लासिफिकेशंस है तो उसमें इशू ना हो। तो अदरवाइज़ आप इसको सिंपली एक कॉलम में भी ले सकते हैं, जिसमें आप इसको कॉलम वाइज ले लें अगर, तो भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि इधर आपके पास एफ ओ आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास एफ ई आ जाएंगी। आप सिंपली यहाँ से एफ ओ की वैल्यूज़ ले लें, यहाँ से आप एफ ई की वैल्यूज़ ले लें। ठीक है, और फिर आप इसको इस तरह कॉलम में पुट करेंगे और उसी तरह आपने सबसे पहले जो आपका फर्स्ट कंपोनेंट निकलता है दैट इज़ एफ ओ माइनस एफ ई, यानी आपने डेविएशन जो फाइंड आउट करनी होती है। देन आप इस डेविएशन का स्क्वायर लेते हैं और फिर आप इसको डिवाइड कर देते हैं फी पे। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, उस तरह से भी कर सकते हैं, जिस तरह आप लोगों को इजी लगे। तो आप इसको बिल्कुल काई स्क्वायर के फार्मूला के मदद से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ये टोटल्स आने जो है वो सेम आने बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये यहाँ पर सेम नहीं आते तो इसका मतलब है आपने यहाँ पर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक कर दी है।
ठीक है, हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू 5.729 आ रही है। अब हम इसका डिसीजन रूल देख लेते हैं। हमारी जो क्रिटिकल वैल्यू आ रही थी वो 11.345 आ रही थी, और ये 11.345 बड़ी है कैलकुलेटेड से, तो इट मीन्स हम लोग एच नॉट को रिजेक्ट नहीं कर सकते, और हम लोग ये कहेंगे कि जो फेडरल करेक्शन एजेंसी का एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम है उसमें एडजस्टमेंट टू द सिविलियन लाइफ इज़ नॉट रिलेटेड टू वेयर द एक्स प्रिजनर स्लेव, यानी आपके पास जो प्रिजनर्स की एडजस्टमेंट टू द सिविलियन लाइफ है और उनकी प्लेस ऑफ रेजिडेंस है, इन दोनों में कोई रिलेशनशिप मौजूद नहीं है। तो ये हमारी इसकी इंटरप्रटेशन हो गई, और हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। ये हमारा इस एग्जांपल का कंक्लूजन है, और यहाँ पर हमारे पास मिनी टैब की आउटपुट गिवन है, ठीक है, और उसके थ्रू उन्होंने इसको कंप्यूट किया है, और एट द एंड आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है, चैप्टर 17। और आप लोगों का क्विज है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, और आई होप कि आप लोग चैप्टर 17 को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। बहुत ही इजी सा चैप्टर है और बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।